subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, या शॉर्ट में बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, थ्योरी एंड फंडामेंटल इक्वेशंस विच रिलेटेड टू द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही बनते हैं। जीपीटी वगैरह में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे आपके 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर आते ही हैं और ये पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सिंपल है, जैसे कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूवी विजिबल लाइट के रेडिएशंस हैं उसको जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम मेजर करते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सो इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आईआर रेडिएशंस। तो उसमें हम यूवी का कर रहे थे, इसमें कर रहे हैं हम लोग आईआर का। हम बात कर चुके हैं ईएमआर में बहुत सारे आपके रेडिएशंस होते हैं, आपके एक्सरे हैं, आपके माइक्रोवेव हैं, आपके आईआर है, आपके एनएमआर हैं, आपके यूवी हैं, तो बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं। तो उनमें से एक होता है आपका आईआर या इंफ्रारेड। अगर नाम से समझ में आ रहा होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंफ्रारेड लाइट है आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, चाहे आपके टीवी के रिमोट पे जो आईआर ब्लास्टर होते हैं जिससे हम टीवी को कंट्रोल करते हैं। आपके पहले ज़माने में फ़ोन थे, फ़ोन में भी आपके आईआर ब्लास्टर भी होते हैं। आज भी आपके जो एमआई सीरीज़ हैं, एमआई के फ़ोन में आपको आईआर देखने को मिलता है। तो पहले के ज़माने में जो आईआर का यूजेस हैं वो आपके टीवी रिमोट में करते ही हैं। इसके अलावा जो हम डाटा को ट्रांसफ़र करने के भी करते थे। इसके अलावा आईआर लाइट का यूज़ हम आपके मेडिसिनल में यूज़ करते हैं, मेडिकल में भी यूज़ करते हैं। आपके जो बहुत सारे पेन वगैरह हैं उनको भी ठीक करने के लिए हम लोग आईआर थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसे हम फोटोथेरेपी भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द आईआर कैन चेंज द वाइब्रेशन एनर्जी, सो आल्सो कॉल्ड द वाइब्रेशनल एनर्जी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, and it also change the rotational energy, so that's called the vibrational rotational spectroscopy। जैसे हम जानते हैं हमारा जब सैंपल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब होने से उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रांजिट करते हैं लोअर टू हायर। जो ट्रांजिशंस हैं इलेक्ट्रॉन का लोअर टू हायर वो आपके होते हैं यूवी पे। जब वो आईआर को एब्जॉर्ब करते हैं तब वो क्या करते हैं, जो उनमें जो ट्रांजिशंस हैं उनमें जो आपके खासकर वाइब्रेशनल लेवल्स जो हैं आपके, ठीक है, उन पे होते हैं, ट्रांजिट होते हैं। तो एक तरीके से इसमें अब आपके जो वाइब्रेशनल के अंदर पे होते हैं रोटेशनल, तो बहुत सारे आपके वाइब्रेशनल पे रोटेशनल होते हैं। तो इसलिए हम इसको वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो यूवी पे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं आपके लोअर से हायर पे, इस पे आपके वाइब्रेशनल लोअर वाइब्रेशनल टू हायर वाइब्रेशनल पे मूव करते हैं। ठीक है। सो द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द स्ट्रक्चर। सो आईआर का जो बेसिक यूजेस हैं, जैसे कि बात करें यूवी के लिए कुछ लिमिटेड हैं, वो केवल आपकी जो कॉन्जुगेशंस हैं, जो ऑक्सोक्रोम हैं, उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इस बात करें हम लोग आईआर के थ्रू, तो आईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिससे हम आपके किसी भी अननोन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, उसमें स्ट्रक्चर में जो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप हैं उन फंक्शनल ग्रुप को हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो रेंज होते हैं आईआर का हम देख सकते हैं, ये आपके रेंज हैं माइक्रोमीटर पे। ठीक है। जो होते हैं आपके 0.2 to 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर नॉट नैनोमीटर। तो यूवी से बहुत ज़्यादा है एक तरीके से, है ना। यूवी कितना था आपका 200 से आपके 400 नैनोमीटर, और विजिबल का था 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, जो नैनोमीटर पे है, बहुत कम है। बात करें इसकी तो ये 0.8 माइक्रोमीटर पे है। जाहिर सी बात है ये इसका जो रेंज है ज़्यादा है। तो वेवलेंथ अगर हायर होगा तो उसकी जो एनर्जी भी लो होगी। अब एनर्जी लो है इसलिए इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट नहीं करते हायर टू लोअर, वो केवल अपने ही स्टेट के जो वाइब्रेशनल एनर्जी हैं उसको ही ट्रांजिट कर पाता है, उसको ही मूव अप कर सकता है। ठीक है। इसमें जो 3 रीजन होते हैं आपके फार आईआर, नियर मिड आईआर और नियर आईआर।
जो मिड IR है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक तरीके से मेन IR है या फिर ऑर्डिनरी IR है। इसी रेंज पे हम वर्क करते हैं, जिसका रेंज होता है आपका 2.5 to 15 माइक्रोमीटर। कुछ बुक में ये आपके 25 भी दिया हुआ है, वो भी सही है। बात करें हम लोग YR शर्मा बुक की मैं रेफर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 15 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। कुछ बुक में आपका 25 तक भी ले गए हैं, क्योंकि हम लोग जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है वो हमारे 2.5 to 25 माइक्रोमीटर पे वर्क करता है। अब ये आपका फार का है 15 से, हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नियर IR से क्या करते हैं, तो नियर का क्या होता है 0.8 to 2.5, फिर मिड का होता है 2.5 to 15, और फिर फार का होता है 15 to 200 माइक्रोमीटर। अब इसको हम लोग बात करेंगे वेव लेंथ में। ये आपका माइक्रोमीटर पे वेव लेंथ है, ठीक है, और ये है आपका वेव नंबर इन सेंटीमीटर माइनस या पर सेंटीमीटर, जो इसके अपोजिट होता है। हम जानते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो हम इस फॉर्मूले पे फिट करेंगे, जाहिर सी बात है क्या होगा हम आगे देखेंगे ही। तो ये आपका आएगा वैल्यूज 12,500 से 52 आपके होंगे रेंज, ठीक है। वेव नंबर इसमें आपका 67 to 50, इसमें होता है आपका 400 to 67, और इस पे होता है आपका 12,500 to 4,000 के बीच में होता है आपका नियर का, ठीक है। तो ये इनके बेसिक फंडामेंटल रोल्स हैं, जिसमें आपके फार पे आपके वाइब्रेशनल फंडामेंटल्स और रोटेशनल होते हैं। इसमें आपका वाइब्रेशनल होते हैं, इसमें आपका वाइब्रेशनल ओवरटोन्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। इसको आप याद रखिए, रेंज को बहुत जरूरी याद रखना, क्योंकि रेंज से ही आपका जीपीएट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके 52 को 50 भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग IR स्पेक्ट्रा के बारे में। तो ये बेसिकली IR स्पेक्ट्रा है, जो आपके परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और आपके वेव नंबर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका 4000 to 667 जो आपका मिड IR का रेंज है, MIR का उसका रेंज है, जो हम बेसिक यूज़ करते हैं। इसमें पिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो पोजिशंस हैं वो आपकी वेव नंबर को शो करते हैं, और जो इनका जो ये जो ग्राफ है इंटेंसिटी है आपको शो करेगा उसके एब्जॉर्प्शन को। तो ये अपोजिट क्यों है, ग्राफ इस तरीके से क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस। जितना ज़्यादा ट्रांसमिटेंस होंगे उसका एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा, और जितना कम उसका ट्रांसमिटेंस होगा, जो परसेंट ट्रांसमिटेंस है इसका बहुत कम है, इसका हाई है एक तरीके से, इसके दोनों की बात करेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन है इसका हाई होगा। जितना कम ट्रांसमिटेंस उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा, ठीक है। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। बात करें एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस की, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो A इज इक्वल टू log10 1/T, ये होता है ना, ये आपका एब्जॉर्प्शन है, ये आपका ट्रांसमिटेंस है। तो इसलिए आपका एक तरीके से जितना ज़्यादा ट्रांसमिटेंस होगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा या एब्जॉर्बेंस कम होगा, ये हम मान सकते हैं। तो वेव नंबर इक्वल टू ये आपका होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेंटीमीटर, तो इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपका ये क्या होगा, आपका वेव नंबर 1/λ। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये आप एक तरीके से जो है वेव नंबर आपका किस में था, सेंटीमीटर माइनस पे है इसमें, ठीक है। तो इसको भी करेंगे तो क्या होगा आपका 1/, इसको हम लोग करेंगे माइक्रोमीटर पे, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोमीटर इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 10,000/λ, जो कि होगा किसमें, आपके माइक्रोमीटर पे, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे किसके लिए, किस में आपका देखेंगे ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि आपका हम लोग एग्जांपल लेते हैं आपका कितने का, आपके 2.5 का, ठीक। तो 2.5 क्या होगा आपका, सेम आप करिए इसको। मान लो आपका वेव नंबर लेमडा कितना है, लेमडा आपका है 2.5 है, तो इसको हम लोग करते हैं 10,000, ठीक है, और आपका 2.5, ठीक। तो आपका क्या होगा, ये हो गया 40, और ये हो गया आपका 4000, है ना। ये 4 हो गया, और ये 3 और 2.5 × 4 हो गया 10 हो गया, अब ये 3 बचा, ठीक है। तो ये हो गया 4000 सेंटीमीटर -1। तो इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेम इस पे बेस पे हम लोग कर सकते हैं इसका एनर्जी, जो एनर्जी लेवल है आपका डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड लोअर एनर्जी आपका, तो हम लोग निकालते हैं hν से, जो होता है AC/λ। तो ये बेसिक फार्मूलास हैं, कॉन्सेप्ट हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स पे। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द हायर एनर्जी causes an excitation of the molecules from the lower to higher vibrational level, which is associated with the a number of closely spaced rotational level। तो इसमें जो एनर्जी है वो आपके इन पे मूव करता है, ठीक है।
ये हैं आपके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, 0 1, ये आपको सॉरी आपका 2 है, इसको 2 कर दीजिए, इसको आप 3 कर दीजिए, है ना। तो इनके बीच में होते हैं रोटेशनल, ये आपका R0, ये R1, ये R2, ये R3, तो इनसे होते मूव करते होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो IR स्पेक्ट्रा इज कंसिडर्ड एज द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा and the bonds of the in molecule which are accompanied by a changes in the dipole moment will absorb the IR region and such vibrational transition is called the IR active transitions। अब याद रखिए, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि बात करें हमारे CH की, तो ये हमारा सपोज ये C है और H है, तो ये C जो हैं और ये H मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। भी बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आप स्पेस में मूव करते हैं तो आपस में फ्लेक्सिबल एक स्प्रिंग की तरह होता है। ठीक है, तो इन बॉन्ड्स पे अगर या इन मॉलिक्यूल्स पे जो जुड़े होते हैं आपस में, अगर उनपे डायपोल मोमेंट चेंजेस हो रहे हैं, है ना, उन पे अगर डायपोल मोमेंट चेंज हो रहे हैं, वही आपके IR रीजन्स को, IR की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेशनल को ट्रांजिट करेगा या मूव करेगा हायर से लोअर, लोअर से हायर पे। तो वही एक तरीके से IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं या IR एक्टिव ट्रांजिशन शो करेंगे। जिन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड है उन पे डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होते हैं, वो IR को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। याद रखिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिए, बहुत ज़रूरी है याद होना आपके। ठीक है, सो IR बात करें IR इनएक्टिव की, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन सिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइंस बात करें, ये आपको C कर दीजिए, एल्कीन्स की बात करें या एल्काइंस की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड CC ट्रिपल बॉन्ड या फिर CC डबल बॉन्ड की बात करें, तो इनके बीच में जो हैं आपके डायपोल मोमेंट नहीं होते हैं, इसलिए आपके IR नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो IR बात करें एक्टिव की, जिसमें आपके CH बॉन्ड हो गए, CO बॉन्ड हो गए, C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N या NH बॉन्ड, OH बॉन्ड, SH बॉन्ड, ये सब जो है आपके IR एक्टिव हैं, क्योंकि इनमें डायपोल मोमेंट चेंज हो सकता है। याद रखिए, तो जिनमें भी डायपोल मोमेंट चेंज होते हैं बॉन्ड में, वो आपके IR एक्टिव हैं, जो नहीं होते हैं वो इनएक्टिव हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, द वेरियस बॉन्ड्स सीन इन द IR स्पेक्ट्रम ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस एंड thus IR spectrum of organic molecules is considered as a fingerprint and used for its identification। सो क्योंकि आपके हर फंक्शनल ग्रुप के बीच में बॉन्ड होंगे और हर एक बॉन्ड का एक स्पेसिफिक IR को एब्जॉर्ब करेगा, उसके एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा आएगा, वेव नंबर आएगा, तो इसलिए हम IR स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि सेम नहीं होंगे, दो अलग अलग कंपाउंड्स का, इनिशियोमर को छोड़ के। इनिशियोमर एक ही कंपाउंड होते हैं, पता है आपको, इनिशियोमर पढ़ चुके हैं, तो इनिशियोमर को छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपका स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा अलग अलग होगा, इसलिए हम उसको उसकी हिसाब से पहचान कर सकते हैं। इसलिए आपके हम बात कर चुके हैं कि IR स्पेक्ट्रा को हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के, अननोन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर इलिसिडेट करने के लिए या स्ट्रक्चर को, फंक्शनल ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नो टू कंपाउंड्स एक्सेप्ट एनेंशियोमर कैन हैव द सेम IR स्पेक्ट्रा। ठीक है, so bond position is expressed in the wave number, band position in expressed wave number and density is expressed in the transmittance। तो यहाँ से बात है, ये आपका वेव नंबर है और ये आपका है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरी और इनके रूल्स के बारे में। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द IR इज ड्यू टू द चेंजेस इन द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, या पता है आपको, कुछ हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर आपका जो एनर्जी है, वेव नंबर है, आपका जो वेव नंबर है लेस देन 100 सेंटीमीटर -1 हुआ, याद रखिए, हमारे हम की याद रखिए आप लोग कि आपका जो लेमडा है और आपका जो एनर्जी है, वेव नंबर है या फ्रीक्वेंसी है, अगर ये आपका कम होता है तो ये आपके हाई होते हैं, याद रखिए। तो ये अगर वेव फ्रीक्वेंसी हाई होगा, वेव नंबर हाई होगा, तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी, वेव लेमडा उसका कम होगा। तो अगर वेव नंबर 100 से भी कम है या कम एनर्जी है, तो उसके केस में जो मॉलिक्यूलर रोटेशनल आपका टेक प्लेस होता है, केवल जो रोटेशनल एनर्जी है वो चेंज होंगे। ठीक है, एंड ए डिस्क्रीट लाइन आर फॉर्म्ड इन IR स्पेक्ट्रा। बात करें, जबकि अगर बात करें आपके एनर्जी की या वेव नंबर की, वो आपकी हाई होगा 10,000 to 100 सेंटीमीटर -1 की अप्रॉक्स होगा, तब वो एक तरीके से रोटेशनल लेवल चेंज, वाइब्रेशनल लेवल चेंज होंगे।
ए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज अपेयर एज ए वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड इन द IR स्पेक्ट्रा, जो हमको दिखाई दिया था इस तरीके से, वो आपका यही है। ठीक है, सो द वाइब्रेशनल एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एटम, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तो हमारा जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसके केस में, या IR एनर्जी की बात करें, जो डेल्टा E है, वो डिपेंड करता है बेसिकली आपके मास ऑफ एटम पे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे और उसके अरेंजमेंट पे। तो ये दो मॉलिक्यूल्स, दो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि आपके अरेंजमेंट तो एक स्पेस में होते हैं, लेकिन जो मास और स्ट्रेंथ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। तो बेसिकली आपका जो एनर्जी है वो क्या होता है आपका h न्यू या फिर hc बाई लेमडा। तो हम इसको न्यू को हम, ये आपका प्लांक कांस्टेंट है जो इनकी कांस्टेंट होता है, न्यू हम फ्रीक्वेंसी को हैं आपका, हम इसको इक्वेशन के थ्रू समझेंगे जो कि फंडामेंटल उसके इक्वेशंस हैं। ठीक है, सो हुक्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू द गेटिंग द आइडिया ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी और द फ्रीक्वेंसी, है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी और द यहाँ पे लीजिए आप फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली आपका हुक्स लॉ में क्या था, आपके दो जो एटम हैं या मास हैं वो आपके एक स्प्रिंग से जुड़ा होते हैं, तो उन पे एक तरीके से चेंजेस होते हैं आपके। तो सेम आप हमारा जो कंपाउंड जैसे कि याद करें CH की, तो ये आपका C और H की बात करें तो सपोज आपका M1 है, मास 1, ये मास 2, ये बीच में आपका बॉन्ड है जो कि इसकी स्ट्रेंथ होगी, जाहिर सी बात है। सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड अपॉन मास। तो ये आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना अच्छा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी होगी, उसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी हाई होगी एक तरीके से, है ना। और मास जितना ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो मास जितना छोटा और स्ट्रेंथ जितना अच्छा, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होगी, याद रखिए, है ना। सो इसको हम आगे करते हैं। तो न्यू होता है अंडर रूट द K अपान M1 इंटू M2 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, सो K क्या आपका, K इज द फोर्स कांस्टेंट, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सिंगल बॉन्ड के लिए होता है आपका 5 इंटू 10⁵ ग्राम पर सेकेंड -2। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इसके डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर लीजिए, है ना। ट्रिपल बॉन्ड हो तो इंटू 3 कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना बॉन्ड है उस पर। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल होगा। बात करें M1 M2 की, तो मास ऑफ द एटम है ग्राम में होगा M1 M2 का। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं इस तरीके से कर लेते हैं। न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट K अपान U। U क्या है आपका, हमारा U है हमारा रिड्यूस्ड मास सिस्टम, इसको हम लोग कंपेयर कर लिए फॉर्मूला हिसाब से। सो अब हम जानते हैं कि जो आपका न्यू है वो तो C बाई लेमडा होता है। C बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई इसका वैल्यूज हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं, अंडर रूट K अपान म्यू। ठीक है, सो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक्स हमारा इक्वेशंस था, सॉरी यहाँ लेट हो गया, ये आपका बेसिक इक्वेशंस है हमारे हुक्स लॉ का, जो कि मेन फंडामेंटल इक्वेशंस है हमारे IR का। इक्वेशन नंबर 1 मान चलते हैं, तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। और ठीक है, तो और कुछ है नहीं है, तो देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया। अब जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा मेन इक्वेशंस हैं, हम जानते हैं कि हमारा E इक्वल होता है H न्यू, इसमें फिट कर लीजिए। सो अब इस इक्वेशन देखेंगे तो C बाई लेमडा अपान न्यू जो फ्रिक्वेंसी है होता है आपका C बाई लेमडा होता है। तो ये हो गया इक्वेशंस। तो इस C बाई लेमडा को हम लोग C भी कर सकते हैं, वेव नंबर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वेव नंबर होता है आपका 1 बाई लेमडा, है ना। तो हो गया C वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट K अपान म्यू। तो अगर हम केवल V को निकालेंगे, वेव नंबर को, जो फंडामेंटल इक्वेशन 2 हो गया या आपका 1 हो गया, तो वेव नंबर से हम लोग करेंगे 1/2 पाई C, है ना। जो C है आपको यहाँ जाएगा अंडर रूट K म्यू। तो ये आपके दो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। इन फंडामेंटल इक्वेशंस के हेल्प से हम उसकी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है या वेव नंबर है किसी भी आपके मॉलिक्यूल्स का, इसकी बात करें, ये आपका C और H है, तो हमको पता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, C का मॉलिक्यूलर मास क्या है, H का मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो उनके मास के हिसाब से भी हम उनके वेव नंबर को निकाल सकते हैं कि वो IR स्पेक्ट्रा किस पोजीशन पे बेंड कहाँ पे आएगा। एक जनरल इक्वेशंस हैं आपके फंडामेंटल रूल्स का। ठीक है, चलिए बात है कुछ और चीज़ें बारे में। सो इन द मेथड एटम्स और ग्रुप्स ऑफ द एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए बॉन्ड। ठीक है, तो दीज बॉन्ड्स आर सिमिलर एज ए स्प्रिंग कॉयल, नॉट रिजिड इन द नेचर।
दे मेंटेन द सम वाइब्रेशंस विद द सेम सम फ्रीक्वेंसी which is characteristics of the every portion of the molecules. This is the called the natural frequency of vibration. अब समझिए, इसमें जानते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बॉन्ड्स जुड़े होते हैं और वो बॉन्ड रिजिड नहीं होते, वो आपके स्प्रिंग कॉइल जैसा होता है, क्योंकि वो आपके स्पेस में घूमते रहते हैं। तो उन पे एक स्पेसिफिक हर एक बॉन्ड के बीच में, चाहे वो बॉन्ड आपके CH हो, OH हो, NH हो, है ना, CO हो, N हो, तो इनके बीच में एक स्पेसिफिक वाइब्रेशंस होते हैं और उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती हैं। इसलिए हर एक फंक्शनल ग्रुप का स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है और उसे हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, जो वो कंटेंट रखते हैं। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी तक हम एनर्जी को सप्लाई करेंगे, अगर हम लोग IR रेडिएशन फॉलो कर रहे हैं हमारे सैंपल्स पे, उस सैंपल्स में फंक्शनल ग्रुप हैं, उस फंक्शनल ग्रुप में कुछ बॉन्ड्स हैं, उस बॉन्ड्स में एक स्पेसिफिक नेचुरल वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो रिक्वायर्ड एनर्जी है या सप्लाइड एनर्जी है, इस रिक्वायर्ड एनर्जी की इस रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तभी वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, याद रखिए। सो इफ द अप्लाइड IR frequency is equal to the natural vibrational frequency या natural frequency of the vibrations, absorption of IR radiations take place and the peak is observed. तो उस जो एनर्जी लेवल है IR का, वो उस वाइब्रेशनल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए जो उसमें पहले से है, तभी वो एक्साइट होगा और आपको पीक मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, क्योंकि आपके हर एक फंक्शनल ग्रुप जो आपस में बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, उनके एक स्पेसिफिक वाइब्रेशंस होती हैं और स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है। सो देर आर द 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। तो 2 टाइप के हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग के 2 फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेचिंग, एक होता है आपका बेंडिंग। स्ट्रेचिंग मतलब उसका जो आपका डिस्टेंस है, ये हैं वो हम खींच सकते हैं। आपका जैसे कि बात करें, अगर हम लोग कुछ ले लेते हैं, तो हम सपोज कोई बॉन्ड्स हैं, याद रखिए SS बॉन्ड है, तो उसको हम लोग आपस में खींच सकते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगा, वो स्ट्रेचिंग है। बेंड मतलब उसके एक्सिस से ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऊपर नीचे होगा तो बेंड है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये आपका सपोज ये कोई एटम है, मान लो इससे बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इस बॉन्ड के बीच में अगर हम लोग इस तरीके से मूव करेंगे, आप देख सक रहे होंगे, है ना, ये आपका क्या है, एक तरीके से बेंडिंग है, ये बेंड हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक्सिस है वो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम एक्सिस को चेंज ना करें, इनका जो ये जो आपका बॉन्ड्स हैं, उसके जो लेंथ हैं, उसको अगर हम लोग खींचेंगे, फ्लेक्सिबल होगा, तो वो उसका होगा स्ट्रेचिंग होगा, याद रखिए, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एनर्जी बात करें, स्ट्रेचिंग की हाई होगी, बेंडिंग की कम होगी। तो आपके स्ट्रेचिंग के लिए वेव लेंथ कम, वेव नंबर ज़्यादा, बेंडिंग के लिए वेव नंबर आपके ज़्यादा, और वेव नंबर आपका कम लगेगा और लेमडा ज़्यादा होगा स्ट्रेचिंग के कंपेयर पे, ठीक है। चलिए, सो आप समझते हैं इसको। पहला है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग की बात करें, मीन्स होता है द अल्ट्रेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स विदाउट चेंजिंग द इट्स बॉन्ड एक्सिस। इसके बॉन्ड एक्सिस को चेंज किए बिना हम जो डिस्टेंस हैं, ये लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट हो गया, या लॉन्ग या शॉर्ट, तो आपके पहला है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इसमें आपके दोनों आपके बढ़ेंगे या घटेंगे, स्ट्रेचिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और एसिमेट्रिकल में स्ट्रेचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, ठीक, इजी है। अब आते हैं हम लोग बेंडिंग पे। बेंडिंग मतलब होता है दिस द पोजिशन ऑफ द एटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक्सिस। तो बॉन्ड एक्सिस से जो एटम है वो चेंज होंगे। तो इन प्लेन है, पहला है आपका इन प्लेन है सीजरिंग, 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर। जब 2 एटम्स जो हैं आपस में ईच अदर अप्रोच करते हैं इस तरीके से, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से मूव करेंगे। जो कैंची है, सीजरिंग मतलब कैंची तरीके से काटना, तो उस तरीके से होगा ये आपका सीजरिंग। ये आपका इन प्लेन है, प्लेन में है, ठीक है, हम आगे समझेंगे इसको। और फिर आपका सेकेंड है आपका रॉकिंग, मतलब रॉक करना, तो आपका एक तरीके से मूव करना इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपका मूव करना, तो या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस तरीके से होगा। मूवमेंट ऑफ द एटम इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, या तो राइट या लेफ्ट, ये भी प्लेन पे है। अब ये प्लेन क्या होता है हम आगे बात करेंगे। फिर आपका आउट ऑफ प्लेन में बात करें तो वहाँ पे है वेगिंग। वेगिंग मतलब अप और डाउन, या तो आपके जो प्लेन है आउट ऑफ प्लेन मतलब उसके ऊपर आएगा
ये जाएगा नीचे, ठीक है। 2 एटम्स मूव अप एंड डाउन द प्लेन विद द रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। फिर नेक्स्ट है आपका रॉकिंग, ट्विस्टिंग में आपका एक अप एक डाउन, 1 एटम मूव्स अप एंड 1 एटम्स मूव्स डाउन इन द प्लेन विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। अब इसको समझिए कैसा होता है। अब ये आपका देख सकते हैं एटम्स हैं, तो ये एटम्स में कुछ प्लेन्स होंगे। प्लेन मतलब ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है ना। तो बात करें इस प्लेन की, देखिए ये दोनों सेम प्लेन पे हैं, है ना। इन दोनों को हम निकाल देते हैं, ये आपके प्लेन के उस तरफ, प्लेन के इस तरफ, पीछे है, ये आपके आगे है। इन दोनों को हम निकाल देते हैं, सपोज निकाल देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं, तो इन प्लेन, ये प्लेन चेंज नहीं होगा आपका, एक तरह के सीजरिंग, आपका सीजरिंग हो गया, है ना, ठीक है। और ये अगर दोनों जो हैं इस तरह से मूव करेंगे, ये हो गया आपका रॉकिंग, ठीक है, ये हो गया रॉकिंग, ठीक। अब सपोज ये जो हैं अप ये डाउन होंगे या इस तरीके से अप होंगे। अब ये प्लेन से बाहर, आउट ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन में नहीं रहेंगे। ये सपोज प्लेन है ना, इसको हम मान लेते हैं प्लेन मान लेते हैं। तो ये एक तरीके से प्लेन के अप होगा या फिर डाउन होगा, तो प्लेन से ऊपर या नीचे बाहर तब जाएगा, तो हो गया आपका वेगिंग। फिर ट्विस्टिंग, उसमें से आप एक आपका मान लो इसको हम डाउन मानते हैं, तो ये आपका डाउन या आपका अप हो गया, या फिर इस तरीके से एक डाउन एक अप हो गया, इस तरीके से। तो ये आपका है ट्विस्टिंग। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स, इक्वेशंस, प्रिंसिपल्स, थ्योरी ऑफ द IR स्पेक्ट्रा। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.